अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, इस फॉर्म कैसी फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस जैसी हो, इस फॉर्म की हो, वेयर जहां इसमें ए बी सी जो है ये तीनों रियल नंबर है, ये रियल नंबर से ताल्लुक रखते हैं, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। और ए जो होगा, ए ये वाली टर्म यानी एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म है ये नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इस फॉर्म की इक्वेशन में ए बी सी रियल नंबर हो और एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म 0 न हो तो इस फॉर्म की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा। अब दो चीज़ें, पहली बात कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्यों यूज हो रही है, इसकी रीज़न ये है क्योंकि अगर ए 0 हो तो ए 0 से मुराद एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए 0, ये 0, तो ये एक्स स्क्वायर की पूरी टर्म 0। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म ख़त्म हो गई तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। रीज़न ये है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और डेफिनेशन भी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और डेफिनेशन भी है और वो ये होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये एक ऐसी इक्वेशन होती है हैविंग हाईएस्ट पावर 2, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और डेफिनेशन भी होती है इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट पावर 2, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हैविंग हाईएस्ट पावर 2, हैविंग हाईएस्ट पावर 2 ऑफ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, ये वाली टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन मस्ट और जरूरी कंडीशन है ये, तो इसका आपने ख्याल रखना। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने दो डेफिनेशन सीखी। एक डेफिनेशन तो ये वाली, an equation of the form x square plus bx plus c equal to 0 where a b c belong to real number and a is not equal to 0, एक ये वाली। और दूसरी ये इक्वेशन और ये डेफिनेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। इसकी रीजन ये है, लफ्ज क्वाड्रेटिक जो है ये क्वाड से निकला है और क्वाड का मतलब ही होता है 2, और क्वाड्रेटिक से मुराद ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अच्छा, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन इसकी तरह भी है, इस फॉर्म की है, और सेकेंडली इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म ये रियल नंबर भी है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। ये डेफिनेशन भी वैलिड है। अगर इससे आप चेक करें तो ये भी वैलिड है क्योंकि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह आप और भी डिफरेंट वेरिएबल्स में बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। मैं z में लिखता हूँ 5z स्क्वायर माइनस
9 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक है, क्यों? क्योंकि इसमें भी z स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म है वो नॉट इक्वल टू 0 भी है, और z स्क्वायर के साथ वाली टर्म और कांस्टेंट ये रियल नंबर भी है। यहाँ z की टर्म मौजूद ही नहीं है। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि लीनियर टर्म मौजूद हो। लीनियर टर्म से मुराद वो टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, वो लीनियर टर्म कहलाती है। तो मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए ये जरूरी नहीं कि उसमें लीनियर टर्म मौजूद हो। विदाउट लीनियर टर्म भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो सकती है, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए एक्स स्क्वायर या कोई भी वेरिएबल की पावर स्क्वायर वाली टर्म जो है उसका होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो हमने क्या देखा, 5z स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक है और इस पे ये डेफिनेशन भी वैलिड है। ये ऐसी क्वेश्चन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को 3 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। उनमें पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, और दूसरा तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये क्या चीज है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हल करने के तरीके। अब हम एक एक करके इन तमाम मेथड्स को डिस्कस करेंगे। और तीसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों जो मेथड्स हैं इनकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं और इनके अपने अपने यूजेज हैं, ठीक है। इनमें एक कुछ जरूरी चीजें जो मैं आपको भी बता दूं, इनमें सबसे जो यानी छोटा मेथड है वो फैक्टराइजेशन है, उससे बड़ा कंप्यूटिंग स्क्वायर है और उससे बड़ा क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर आप बात करें कि अगर फैक्टराइजेशन की बात करें तो फैक्टराइजेशन वो मेथड है जो तमाम इक्वेशंस के लिए वैलिड नहीं है। ये किसी इक्वेशन पे लगता है, किसी इक्वेशन पे नहीं लगता। कंप्यूटिंग स्क्वायर की बात करें तो ये भी सब पे नहीं लगता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी, इसके लगने की जो शरह है वो फैक्टराइजेशन से ज्यादा है, यानी फैक्टराइजेशन से ज्यादा इक्वेशंस पे लगता है। और क्वाड्रेटिक ये सब इक्वेशंस पे लगता है। क्वाड्रेटिक की एक ये खूबी है, ये तमाम इक्वेशंस के लिए लागू है, लेकिन एक तरफ इसकी ये खामी है, ये लेंथ ही थोड़ा ज्यादा है। तो ये चीजें लिमिटेशन साथ साथ डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन ये इनमें बेसिक्स चीजें थी। आज हम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। इस क्वेश्चन में 3 टर्म है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो हमने उसको फैक्टराइजेशन से हल करना है। कैसे होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। एक मरतबा रिपीट करें, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, अब हमने ऐसा करना है, पहली टर्म को तीसरी टर्म से रफ वर्क में मल्टीप्लाई, यानी मैं रफ वर्क जो है, रफ वर्क में इसमें पहली टर्म यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को तीसरी टर्म 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 4x स्क्वायर। आंसर क्या आया, 4x स्क्वायर। हमने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, पहली टर्म को तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, 4x। अब हमने ऐसा करना है कि पहली टर्म एज इट इज, अब हमने दरमियान वाली जो टर्म है, मिड वाली टर्म, इसको तोड़ना है और इस तरह से तोड़ना है, इसकी जगह पर 2 टर्म लिखनी है, ठीक है। ऐसी 2 टर्म लिखनी है जिनको आपस में प्लस माइनस करने से दोबारा यही टर्म आए दरमियान वाली, और उन ही दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये रफ वर्क वाली टर्म आनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने दरमियान वाली टर्म मिड टर्म को तोड़ना है और उसकी जगह पर 2 टर्म लिखनी है। ऐसी 2 टर्म लिखनी है जिनको प्लस माइनस करने से दोबारा ये दरमियान वाली टर्म आए और उन ही दोनों को मल्टीप्लाई करने से रफ वर्क वाली टर्म आए, रफ वर्क वाला आंसर आए। तो अगर मैं प्लस 5x को तोड़ने की बात करूं
तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ प्लस 3x प्लस 2x की फॉर्म, क्योंकि अगर प्लस 5x को तोड़कर इसकी जगह पे दो टर्म में प्लस 3x प्लस 2x लिखा जाए तो बात वैलिड है, क्योंकि इनको प्लस करने से दोबारा वही बात है। लेकिन क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से रफ वर्क वाली जो टर्म थी वो बन रही थी या बन रही है? तो बिल्कुल भी नहीं। देख सकते हैं आप, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से इनका आंसर क्या आएगा? इनका आंसर आएगा 6x²। तो इसका मतलब अगर आप ये दो टर्म लिखें प्लस 3x प्लस 2x, तो ये प्लस माइनस होने से दरमियान वाली टर्म तो बन रही है, एक बात तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी बात जो मल्टीप्लाई होने से बनती है वो वाली बात पूरी नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये पेयर वैलिड नहीं। एक और पेयर ट्राई करते हैं, प्लस 6x माइनस एक्स। क्या प्लस 6x माइनस एक्स करने से दोबारा दरमियान वाली टर्म बनती है? जी बिल्कुल बनती है। प्लस 6x माइनस एक्स को हल करें प्लस 5x बनता है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 6x क्या बनता है, जो कि रफ वर्क वाली टर्म नहीं बन रही। तो ये पेयर भी वैलिड नहीं है और पेयर नहीं। अगर मैं लिखूं प्लस 4x प्लस एक्स, तो क्या इन दोनों को प्लस माइनस करने से दरमियान वाली टर्म बनती है? जी बिल्कुल बनती है। इन दोनों को प्लस करने से प्लस 5x बनता है। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से रफ वर्क वाली टर्म भी बनती है? जी बिल्कुल बनती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये टर्म भी बनती है। इसका मतलब कि प्लस 4x प्लस एक्स जो है ये हमारे पास वैलिड फैक्टर हैं जो फैक्टराइजेशन में यहाँ इस्तेमाल होंगे। तो मैंने प्लस 5x को तोड़कर प्लस 4x प्लस एक्स लिख दिया, प्लस 4 अपनी जगह पे इक्वल टू। अब मैं इस सारे रफ वर्क को रेज कर देता हूँ। मैंने आपको रफ वर्क समझा दिया, आपने इसी तरह क्वेश्चन में इसी तरह कर। अच्छा, अब आपके पास टोटल 4 टर्म बन गई, 1 2 3 4। पहली दो टर्म में से कॉमन निकालें, तो पहली दो टर्म में x कॉमन है। जब x कॉमन लिया, यहाँ x² था, x बच गया, प्लस यहाँ 4x था तो 4 बच गया, प्लस ये वाला प्लस, और इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं, जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहां पे 1 कॉमन आएगा, और 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे x प्लस 4 इक्वल टू। अब अगर आप और करें तो यहाँ ब्रैकेट में और उस तरफ भी ब्रैकेट में सेम टर्म आ रही है, इसको दोबारा कॉमन ले, x प्लस 4 की जो टर्म है इसको दोबारा कॉमन ले। जब x प्लस 4 को यहाँ से कॉमन ले और उसको वहां से भी, तो पीछे क्या बच जाएगा, ये x बच जाएगा प्लस, और ये आगे वाला 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। एक जरूरी बात, फैक्टराइजेशन में जब भी आप फैक्टर्स को बनाकर कॉमन लेंगे तो दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। अगर ब्रैकेट सेम ना आए इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन वैलिड नहीं है। अब आपके पास यहाँ दो फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई में हैं और इक्वल टू 0 हैं। अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब या उनमें से कोई एक फैक्टर 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो मैं दोनों को एक एक करके 0 लेता हूँ। पहले x प्लस 4 को भी इक्वल टू 0 मैं ले लूंगा, और x प्लस 1 को भी इक्वल टू 0 ले लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, फिर ये भी 0 हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, तो मैंने दोनों 0। तो यहाँ पे x अपनी जगह पे 4 उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -4, x की वैल्यू -4 आ गई, और यहाँ पे 1 इस तरफ प्लस, उस तरफ जाके -1, तो आपके पास सॉल्यूशन सेट, यानी कि आंसर आपके पास क्या है जी, आपने सॉल्यूशन सेट लिखा, इक्वल टू डाला और सॉल्यूशन सेट के ब्रैकेट लिखे और अंदर दोनों आंसर कामा के गैप के साथ लिख दिए। ये था आपका क्वेश्चन, ये एक इक्वेशन थी जिसको आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से हल किया तो आंसर आ गए। अब हम इसी तरह आगे मजीद इक्वेशन जो होंगी उनको कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हल करेंगे और देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तीनों जो तरीके हैं वो कैसे होते हैं और वो कैसे अप्लाई होते हैं और कैसे आंसर आते हैं। एक ज़रूरी बात, आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी मेथड से करें, सॉल्यूशन सेट के आंसर हमेशा सेम आएंगे। तो वो अलग बात मैंने भी आपको बताया कि हर इक्वेशन के लिए तमाम मेथड्स वैलिड नहीं है। फैक्टराइजेशन कुछ पे लगता है,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर उससे कुछ और ज़्यादा इक्वेशंस पे लगता है, क्वाड्रेटिक सब पे लगता है। तो ये लिमिटेशंस भी साथ साथ देखते रहिए। इस टॉपिक में अगर कोई मसला हो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।